Assalamualaikum. Okay, जी, so this is the third day of the crash course और आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स। शुरू के 2 दिनों में हमने we did benzene and also like the phenols. So ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स में ये वो चीजें हैं जिनमें नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कंटेनिंग है। एक तो अमोनिया हो गया, इन हो गया, एक हो गया, एक अमीनो एसिड हो गया। तो ये चार चीजें हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो अमोनिया से हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अमोनिया इज NH3 और आपको पता है कि अमोनिया वीक बेस है और अमोनिया इज सोल्यूबल इन वाटर, सो बेटर टू से दैट दिस इज एन अल्कली। है ना, वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं ना अल्कली। बेस को हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो आप बेस को कह सकते हो कि बेसिस आर लोन पेयर डोनर्स, जो लोन पेयर के डोनर्स होते हैं, या अगर आप इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन बात करना चाहते हो तो आप इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन भी बात कर सकते हो। आप कह सकते हो कि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, प्रोटॉन के एक्सेप्टर होते हैं और लोन पेयर के डोनर होते हैं। दोनों अलग अलग चीज है। तो हमें कभी कभार जरूरत पड़ जाती है कि दोनों एस्पेक्ट से हमें इनको डिफाइन करना आना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ लोन पेयर्स भी एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन्स भी। ओके, अच्छा, फिर आइए जरा आगे। अमोनिया बेसिक नेचर का तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर अमोनिया बेसिक नेचर का है सो इट शुड रिएक्ट विद एसिड, तो वो रिएक्ट करेगा HCl के साथ। तो अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया हैज अ लोन पेयर, तो वो अमोनिया अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दे देगा, क्योंकि HCl का जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स आउटर शेल। तो वो एक डेटिव बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन अमोनिया NH+। जो ये डेटिव बॉन्ड बनेगा ना, सो अब ये शो कर रहा है अमोनिया की बेसिक नेचर को। तो फाइनली आपका जो मॉलिक्यूल बनेगा NH4+, तो इसमें दिस इज कॉल्ड द डेटिव बॉन्ड। दिस इज डेटिव बॉन्ड। अच्छा, अमोनिया से ही डराइव हुआ है एमाइन। अमोनिया का एक हाइड्रोजन आप निकाल दो और आप R ग्रुप लगा दो, है ना, एल्काइल ग्रुप लगा दो। बेशक आप CH3 ले लो, C2H5 ले लो, मतलब C3H7 ले लो, C4H9 ले लो, लाइक methyl, ethyl, propyl, butyl, pentyl, whatsoever you can take. But the point is कि we can make amine by using ammonia. तो अमाइन का जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो RNH2 है। NH2 RNH2। ओके, सो R आपका एल्काइल ग्रुप है, R कुछ भी हो सकता है, उसको मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि वो मिथाइल भी है, इथाइल भी है और सारी चीजें। ओके, हाँ, नेचर ऑफ एमाइन की अगर हम बात करें, ऑब्वियस बात है कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो बेसिक नेचर है इसकी, वो बात बिल्कुल सही है। तो क्या ये अमोनिया से ज्यादा बेसिक है या अमोनिया से कम बेसिक है ना, ये पॉइंट है ना। ये अमोनिया से ज्यादा बेसिक है या कम बेसिक है। तो अब यहाँ पर भी वो क्राइटेरिया है जो हमने एसिडिटी में डिस्कस किया था। बिल्कुल आसान है, चिल करो। क्राइटेरिया कुछ ऐसा है कि आप देख लो यार कि हमें हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो बेसिक होते हैं लोन पेयर डोनर। यार अगर ये आसानी से डोनेट्स गुड, दैट्स गुड होते हुए भी नहीं कर रहा है डोनेट, मतलब बंदे के पास 10,000 रुपए है लेकिन दे ही नहीं रहा, लेकिन तुम क्या बोलोगे उसको यार। मतलब लोन पेयर है नहीं दे रहा, ऐसा भी होता है, मैं माइंड में बताऊंगा आप लोगों को। तो ये जो पीछे एल्काइल ग्रुप्स लगाए हुए हैं ना, R ग्रुप्स, तो ये तो आप बेंजीन से पढ़ते हुए आ रहे हो जमाने जाहिलियत से, कि भाई R ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ऐसे ही है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको पीछे से मुक्के हिलाते हैं, गुस्से मार रहा है, धक्के दे रहा है इसको, क्या निकलो यहाँ से, निकल 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 निकल। बात समझ रहे हो। तो जब एल्काइल ग्रुप आएगा तो फिर क्या होगा कि ये लोन पेयर इजीली यहाँ से निकलेगा ड्यू टू द रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये लोन पेयर यहाँ से निकलेगा ना, तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रॉन्गर बेस है। तो अगर आपका एल्काइल ग्रुप पीछे लग गया तो वो उसकी बेसिसिटी को, यानी कि बेस की एसिडिटी होती है ना, तो उसको इंक्रीज कर देगा। तो लोन पेयर इजीली उसका डोनेट हो सकता है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। तो द लोन पेयर इज मोर अवेलेबल, सो दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। एल्काइल अमाइन अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अमोनिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना एल्काइल अमाइन है। ओके, एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, अगर मैं फिनाइल अमाइन का अमोनिया से कंपैरिजन कराऊं तो फिनाइल अमाइन का अमोनिया से कंपैरिजन कुछ ऐसा है कि फिनाइल अमाइन के पास जो नाइट्रोजन है उसका जो लोन पेयर है ना, वो मोर अवेलेबल, वो लेस अवेलेबल है। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि इसका जो लोन पेयर है ना, वो तो रिंग में जाके डीलोकलाइज हो गया। क्या कहते हो? इसका जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज इन टू द रिंग, तो वो तो लेस अवेलेबल हो गया। फिनाइल एमाइन के पास जो नाइट्रोजन है उसका जो लोन पेयर है वो तो लेस अवेलेबल है। वो तो लेस अवेलेबल है। जब वो लेस अवेलेबल है तो वो कहाँ गया? वो तो रिंग में चला गया। तो इसका मतलब वो अपना लोन पेयर होते हुए भी नहीं दे रहा, तो ये वीक बेस है। तो सारा गेम किसका है? लोन पेयर का है। सारा गेम लोन पेयर का है। तो lone pair of nitrogen is delocalized into the ring. Lone pair is less available, hence weaker base than ammonia. Weaker base than ammonia. Okay. तो मैंने यहाँ पर इसको एक समराइज करके लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड या अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड तो क्या होने वाला है? देख सकते हैं ना, आप लोग देख रहे हैं ना? तो डोनेटिंग ग्रुप अगर लगेगा तो नाइट्रोजन ऑफ एमाइन विल बी मोर बेसिक, और अगर यहाँ पर कोई विदड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो उसकी जो नेचर होगी वो लेस बेसिक हो जाएगी। अब जो रिंग है ना वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। तो उसने नाइट्रोजन के लोन पेयर को विदड्रॉ कर लिया तो वो लेस अवेलेबल हो गया, तो वीकर बेस है। ओके। अब हम देखते हैं कि मिथाइल एमाइन और इथाइल एमाइन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गए। तो जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं ना, तो याद रखिएगा एल्काइल ग्रुप की यूं समझ लो कि स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। तो इथाइल ग्रुप इज मोर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज कम्पेयर टू द मीथाइल ग्रुप। तो इसका जो लोन पेयर है वो मोर अवेलेबल है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है। कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ मैं, वैसे तो सारे ही वीक बेस है ये। अच्छा जी। फिर हम आते हैं इनको क्लासिफिकेशन की तरफ इनकी। तो अगर हम इसको क्लासिफाई करें एमाइंस को, तो बेटा हमारे पास बिल्कुल अल्कोहल की तरह यहाँ पर भी हमारे पास प्राइमरी अमाइन भी होता है, सेकेंडरी अमाइन भी होता है, टर्शरी अमाइन भी होता है, सब होता है। कोई फर्क नहीं है उसमें और इसमें, ये बात याद रखिएगा। सेम, बिल्कुल बिल्कुल सेम। प्राइमरी अमाइन भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, टर्शरी भी होता है। प्राइमरी अमाइन में दो हाइड्रोजन होते हैं, सेकेंडरी में एक होता है, और टर्शरी में एक भी नहीं होता है। यहाँ एक आर ग्रुप है, यहाँ दो आर ग्रुप्स हैं, यहाँ तीन आर ग्रुप्स हैं। तो आप अपने हिसाब से आसानी के लिए इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर मैं इनकी बेसिसिटी की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि टर्शरी अमाइन में तीनों आर ग्रुप्स अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे इस नाइट्रोजन को, सो दिस लोन पेयर इज विल बी मोर रिपेल्ड बाय द coming electrons from the alkyl group. This is called the positive inductive effect, and this is the way we can say that the tertiary amine is the most basic as compared to the primary amine. क्योंकि primary amine पर भी लोन पेयर है लेकिन उसका लोन पेयर is the less available as compared to the 2 डिग्री and the 3 डिग्री amines. क्यों? कि उसमें जो धक्के देने वाले लोग हैं वो कम है। बात समझ रहे हो? धक्के देने वाले लोग वहां पे कम है, तो वो वीकर बेस है, इसका लोन पेयर लेस अवेलेबल है। लोन पेयर इजीली डोनेट होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये बात इसीलिए हमने आपको शुरू में ही बता दी। तो अब हमारा जो डोमेन है ना, हम उस डोमेन में रहकर बार बार बात कर रहे होंगे कि लोन पेयर कितना लेस अवेलेबल है, कितना मोर अवेलेबल है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके। अच्छा, फिर आते हैं हम कुछ फैमिली मेंबर्स हैं इनके, मिथाइल एमाइन, देन ऐसे ऐसे। तो बेटा जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। सही है ना? ये जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये इंक्रीज हो रहा है, उसका रीजन आपको अच्छी तरह से पता है। बॉन्डिंग में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो इंक्रीज हो रही है, वेंडर वॉल फोर्स, है ना? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन लाइक द इंस्टेंटेनियस डायपोल और द टेम्पररी डायपोल, वेंडर वॉल फोर्स, लंडन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स। तो जब वो इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज हो जाता है। ओके। So as the number of carbon increases, so the van der Waals force increases. This is the reason. This is the reason melting and boiling point increases. अच्छा, सॉल्युबिलिटी की अगर आप बात करोगे ना तो सॉल्युबिलिटी इसकी डिक्रीज होती है एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, क्योंकि जो नंबर ऑफ कार्बन वाला पार्ट है ना यार, ये नॉन पोलर पार्ट है।
ये नॉन पोलर पार्ट है। तो नॉन पोलर पार्ट जब इंक्रीज होता है ना, तो वो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है उसकी वाटर में, क्योंकि वाटर इज अ पोलर स्पीशीज, गोइंग टू डिसॉल्व द पोलर कंपाउंड्स। अब हम आते हैं कि अमाइन अगर बेसिक है, तो लाइक अमोनिया, तो इट शुड रिएक्ट विद एसिड। तो मैंने इसका रिएक्शन कराया एसिड के साथ। तो एक दफा से फिर आज इसने क्या किया, उसके साथ डेटिव बॉन्ड बनाया। ये लोन पेयर जब यहाँ चला जाता है ना इसके पास, तो ये बनाएगा आपके पास डेटिव बॉन्ड। ये क्या बनाएगा, डेटिव बॉन्ड बनाएगा। और इसने बनाया भी है डेटिव बॉन्ड। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। ये नाइट्रोजन है, ओके। ये इसने इसके साथ डेटिव बॉन्ड बनाया है। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं पहले से लगे हुए बॉन्ड्स, बेटा ये कोवेलेंट बॉन्ड्स है। ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स है, राइट। ये कोवेलेंट बॉन्ड्स है। और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ओके। फिर ये जो एमाइंस है ना, दे कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। दे कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है। और आपको तो पता है न्यूक्लियोफाइल की कंडीशंस क्या होती थी, इनके पास लोन पेयर होना चाहिए, है भी सही लोन पेयर। तो लोन पेयर, और बड़ी बात यह है कि ये डोनेट भी करता है अपना लोन पेयर, रिएक्शन में टेक पार्ट करवाता है, रिएक्शन करवाता है, प्रोडक्ट बनाता है, सारी चीजें होती हैं। तो मतलब कि इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा ये, मतलब कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। जैसे एएस में हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स पर जब HCN ऐड करवाते थे तो हाइड्रो साइनोहाइड्रिन बनता था हमारे पास, इसी तरह से ये भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा किसी भी कार्बोनाइल पर। कार्बोनाइल का कार्बन पॉजिटिव होता है ना, तभी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखते हैं अब क्या होगा। तो बेटा इसने क्या किया, इसके लोन पेयर ने इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक किया, ओके। जब कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक किया तो ये Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो Cl का बॉन्ड वीकर हो जाएगा, रिपल्जन हो जाएगी ना। और कार्बन कैन नॉट मेक मोर देन 4 बॉन्ड्स, तो इसको यहाँ से जाना पड़ेगा। क्लोरीन यहाँ से गया तो ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल था ये यहाँ आकर लग गया, ये देखो जरा। ये पूरा कार्बोनाइल से आकर अटैच हो गया। लेकिन देखो नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिया। नाइट्रोजन तो 3 से ज्यादा बॉन्ड बनाता नहीं है, लेकिन अगर चौथा बन भी जाए तो वो फिर प्रोडक्ट तुम्हारी अनस्टेबल हो जाती है। तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखो नाइट्रोजन के साथ जब 2 बॉन्ड होते हैं ना NH2, वो नेगेटिव होता है। जब 3 बॉन्ड होते हैं वो न्यूट्रल होता है। और जब 4 बॉन्ड होते हैं ना बेटा, वो फिर पॉजिटिव होता है। 4 बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन से कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ओके। पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा जी। तो अब इसको बैलेंस होना है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, क्योंकि इट नीड्स इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। और खुद H+ की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। और ये आपको मिल जाएगा, दिस इज एमाइड। दिस इज एमाइड। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इसको एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कि ऐड भी हुआ है, एलिमिनेट एलिमिनेट कौन हुआ है, H+ हुआ है। तो ये एक छोटा सा मैकेनिज्म है। यहाँ मैंने उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है कि अगर 4 बॉन्ड होंगे तो क्या होगा, 3 बॉन्ड होंगे तो क्या होगा, 2 बॉन्ड होंगे तो क्या होगा। तो इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। अभी हमने फिनॉल में ये बात डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, कि फिनॉल की जो प्रिपरेशन है वो डायजोनियम सॉल्ट से होती है। डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनता था, डाई मीन्स 2, नाइट्रोजन एजो है, नाइट्रोजन है, यम पॉजिटिव चार्ज होता है, डायजोनियम पे पॉजिटिव चार्ज है ना। जैसे हम कहते हैं ना आयोनिक कंपाउंड्स पर, आयोनिक कंपाउंड्स यम, सोडियम क्लोराइड, यम 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 वाले मेटल्स होते हैं ना, यानी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो हमने सबसे पहले लेना है फिनाइलमाइड, उसका रिएक्शन करवाना है नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड कैन बी मेड बाय द रिएक्शन ऑफ NaNO2 विद HCl, ओके। और हमारे पास बनेगा फिर एजो डायजोनियम सॉल्ट विद, और वाटर भी रिलीज होगा आपके पास। अब डायजोनियम सॉल्ट तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। आपको पता है कि नाइट्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बने हुए, जनरली ऐसा होता नहीं। तो ये इतना अनस्टेबल है कि फौरन से डिकम्पोज होने का खतरा है, डर है। तो आप रिएक्शन को फ्रीज फ्रीज कर दो रिएक्शन को। फ्रीज कैसे करें रिएक्शन को, इसको तुम ना क्रश आइस में, आइस बाथ में डाल दो इसे। टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए इसका, टेम्परेचर इसका लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ताकि रिएक्शन फ्रीज कर दो।
रिएक्शन फ्रीज। ओके, अब यहाँ पर मैंने इस HNO2 की फॉर्मेशन बताई है कि वो कैसे होगा। तो वो ऐसे हुआ, हमने NaNO2 का HCl से रिएक्शन करवा दिया तो नाइट्रस एसिड बन गया। अब मैंने यहाँ बताया है कि मस्ट बी केप्ट बिलो 10 डिग्री सेल्सियस क्योंकि इज अनस्टेबल टू प्रिवेंट द डीकम्पोजिशन, इसलिए हमने उसको लो टेम्परेचर पे रखा। अब चूंकि मैं एजोडाई बनाने जा रहा हूँ तो एजोडाई बनाने के लिए आपको फिनॉल लेना पड़ेगा। फिनॉल रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो बनेगा फिनॉक्साइड आयन, and then phenoxide ion is going to react with the diazonium salt temperature less than 5 डिग्री सेल्सियस, एंड फाइनली जो ये वाला हाइड्रोजन होता है ना, जो ये वाला हाइड्रोजन होता है ना बेटा, यहाँ से अटैच होगा ये। बात को समझो, ये मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का मेन पॉइंट है ये। ओके, तो ये कहाँ से अटैचमेंट हो रही है इसकी, कुछ कोई यहाँ से, बात समझ रहे हो, ये अटैच हुआ है, ये अटैच हुआ है। एंड फाइनली जो कंपाउंड बना है तुम्हारे पास, दिस इज कॉल्ड एजो डाई, येलो कलर की डाई होती है ये। तो डायजोनियम सॉल्ट से ही बनती है एजो, बात समझ रहे हो। और ये रिएक्शन हमने पहले किया था कि अगर आपने गलती से उसका रिएक्शन, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया डायजोनियम सॉल्ट का, तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ या कोई मिस्टेक हो गई या तुमने जल्दी से उसको वाट इस बात में नहीं रखा या कुछ उसको ऐसे टेम्परेचर प्रोवाइड हो गया, तो फौरन से डायजोनियम सॉल्ट डिकम्पोज होकर फिनॉल बना लेगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देगा और HCl बना लेगा। ओके, तो इसलिए ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, एग्जाम में जो आते हैं ना क्वेश्चन, वो तुम्हें डायजोनियम सॉल्ट देगा और कहेगा बताओ जरा ये किन दो से मिलकर बना है। तो तुम उसको कहाँ से ब्रेक डाउन करोगे बेटा, यहाँ से करोगे ना, कॉमन सेंस की बात है ना यार, यहाँ से ब्रेक डाउन करोगे ना। सही कह रहा हूँ ना मैं, यहाँ से ब्रेक डाउन करोगे तभी तो वो दोनों मॉलिक्यूल बन जाएंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से ही ब्रेक डाउन होती है चीजें, जहां से वो अटैच हुआ है वहीं से वो ब्रेक डाउन होगा। तो ये रिवर्सिबिलिटी इसकी पूछते हैं तुमसे, रिएक्टेंट दे दिया, प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट देके इन्होंने रिएक्टेंट तुमसे पूछ लिया, तो ये पूछेगा तुमसे। ओके, अच्छा जी, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, पास पेपर भी करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर हम आते हैं एमाइन की प्रिपरेशन। एमाइन को प्रिपेयर करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड मैंने कहा कि तुम हेलोजिनो एल्केन ले लो, CH3CH2Br, और उसका रिएक्शन करा दो अमोनिया से। अमोनिया इन एथेनॉल होना चाहिए। मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब इसलिए की है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। अमोनिया इन एथेनॉल होना चाहिए, अमोनिया इन एथेनॉल होना चाहिए। एथेनॉल तुम्हारा सॉल्वेंट है, एथेनॉल तुम्हारा क्या है, सॉल्वेंट है। कंसंट्रेटेड ले लो, तो अमोनिया इन एथेनॉल या अमोनिया कॉन्सेंट्रेटेड, उसको पता है क्या होगा, क्योंकि ब्रोमीन फिर NH2 से रिप्लेस होगा। अगर तुमने अमोनिया एक्वस ले लिया ना, जैसे मैंने यहाँ करके बताया कि एक्वस नहीं लेना, वरना तो अल्कोहल बन जाएगा। तो मैं नहीं चाह रहा ना यार अल्कोहल बन जाए, हम चाहते ही नहीं है, ये अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है। हमारी जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है दैट वी आर गोइंग टू मेक अमाइन, एंड अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हैलोजिनो एल्केन विद द concentrated ammonia or ammonia in ethanol. So you're not supposed to take ammonia aqueous because you will be having alcohol after, you know, ammonia. तो ये पढ़ते थे, तो अब एमाइन 1 डिग्री बना सकते हो, क्योंकि यार जो एमाइन बना है ना वो भी तो कैन एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद भी तो नाइट्रोजन है ना। अब मैंने पता है क्या, पहले मैंने इस इक्वेशन में नॉर्मल रिएक्शन कराया और प्राइमरी एमाइन बनाया। अब जब प्राइमरी एमाइन बन गया ना, मैंने इसका दोबारा रिएक्शन करवाया इसके साथ। जब इसके साथ दोबारा रिएक्शन करवाया तो इसका H और इसका Cl निकल गया, तो ये एक और ग्रुप आकर लग गया यहाँ पर। अब तुम देख रहे हो इस N के साथ दो एल्काइल ग्रुप्स आकर लग गए, तो मैं इसको कह रहा हूँ यार ये सेकेंडरी है। फिर मैंने इस प्रोडक्ट को यहाँ बनाया, दोबारा इससे रिएक्शन कर, जब दोबारा आया तो ये, तो ये इस रिएक्शन करके Cl से ना लेगा, वाली तो Cl वाली तो यहाँ आकर लगती है, लग गया इसके साथ, तो ये बन गया। तो प्राइमरी भी बना सकते हो, सेकेंडरी भी बना सकते हो, कर सकते हो, इजी इजी, है ना। फिर तुम क्या कर सकते हो, नाइट्राइल से भी तुम एमाइन बना सकते हो। नाइट्राइल से भी एमाइन कैसे, तुमने पहले लिया हेलोजन एल्केन,
सब्स्टिट्यूट करवाया साइनाइड नाइट्राइल से, उसका सोर्स केस अगेन डिसॉल्व इन एथेनॉल, एक्वस लोगे तो जाके लग जाएगा, हम नहीं चाहते। तो पहले हटेगा साइनाइड लगेगा, न्यूक्लियोफिलिक चल रहा होगा, जब साइनाइड लग गया तो तुम इस साइड की रिडक्शन करा दो और ट्यूसिंग एजेंट हाइड्राइड LiLH4 स्ट्रॉन्ग है, ये तुम्हारे नाइट्राइल को ये क्या बना देगा, एमाइन बना देगा। तो एमाइन को हमने दो स्टेप बनाया थ्रू नाइट्राइल, सब्स्टिट्यूट नाइट्राइल से नाइट्राइल की रिडक्शन का एमाइन बना। ओके, और ट्राई आपके पास बना है इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आपके पास ये जो एटम्स है दो कार्बन थे, दिस इज इथेन, मतलब था ना तुम्हारे पास इसमें दो कार्बन, जो तुम्हारे पास बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट बन रही है, यानी कि ये बन रहा है, ये तो प्रोपाइल एमाइन बन रहा है, ये कार्बन आ गया, तो ये कार्बन साइनाइड लेकर आया है, नाइट्राइल लेकर आया है ये कार्बन। ओके, तो अगर आप देखें प्रोडक्ट में, क्योंकि अक्सर होता है, तो ये एक बहुत अच्छा हिंट होता है कि बच्चा समझ जाए कि यार कहीं ना कहीं नाइट्राइल आकर लगे, तभी तो इन्होंने एक एक्स्ट्रा कार्बन बनाया है। तो ये मेन पॉइंट है इसका। ओके, अच्छा जी, तुम एमाइड की भी रिडक्शन करा सकते हो, एमाइन बना सकते हो। कैसे? रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ना, तो मैंने ये एमाइड लिया। ओके, मैंने इस एमाइड की रिडक्शन करा दी, अगेन LiLH4 से, तो तुम्हारे पास एमाइड बन गया दोबारा से। तो एमाइड की भी रिडक्शन हो सकती है बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से नाइट्राइल की रिडक्शन होती है। ओके, फिर आप नाइट्रोबेंजीन की भी रिडक्शन करा सकते हो। तो आपने ये स्टार्ट किया बेंजीन से, पहले तुमने बेंजीन की नाइट्रेशन कराई, जो हम करवा कर आ रहे हैं, बिल्कुल रिसेंट किया, ध्यान में होगा। तो हमने बेंजीन की नाइट्रेशन करवाई बाय यूजिंग द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद 55 डिग्री सेल्सियस, तो नाइट्रोबेंजीन बना। फिर एक स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट इज Sn प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, टिन मेटल है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और उसने NO2 को NH2 बना दी। तो बेसिकली हमने एमाइन को यूं भी प्रिपेयर कर लिया, हमने साइनाइड की भी रिडक्शन कराई, हमने एमाइड की भी रिडक्शन कराई, और हमने नाइट्रोबेंजीन की भी रिडक्शन करवा दी एमाइन बनाने के लिए। इसी तरह से तुम कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एमाइन बना सकते हो, एक लॉन्गर मेथड और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा ये बात। कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ऑल्दो ये इस चैप्टर का भी पार्ट है और डेरिवेटिव का भी पार्ट है, सो हम उसमें भी इसको देखेंगे, नो प्रॉब्लम, नो वरीज। ओके, तो बेटा मैंने सबसे पहले क्या किया यार, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, SOCl2 से उसका रिएक्शन करवाया, OH रिप्लेस हो गया Cl से, एसाइल क्लोराइड बन गया। फिर मैंने अमोनिया से कराया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई, Cl हट के NH2 आकर लग गया, ये तो एमाइड बन गया। जब ये एमाइड बन गया, उसकी रिडक्शन करा दी, एमाइन बन गया। तो ये स्टेप्स तुम देख रहे हो, इसको अपने पल्लू से बांध दो, इसको तावीज बना के गले में डाल लो। बात समझ रहे हो, ये बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, मतलब किसी भी तरह से पूछेगा, कभी क्या रिएक्शन, कभी क्या रिएक्शन, तो मल्टीपल वे में तुमसे पूछेगा, सो यू मस्ट नो कि क्या चीजें हो रही हैं और क्या चीजें नहीं हो रही। ओके, अच्छा जी, फिर आइए जरा एमाइड पर। देखो एमाइड भी नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पीशी है ना, तो इसको भी बेस होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बेसिक कैरेक्टर इसका कम होता है। वो पता है ना कि ये न्यूट्रल होता है, मतलब नाइट्रोजन इसका डिलोकलाइज हो गया इस सिस्टम में। जैसे फिनाइल एमाइन था ना, इसके पास है तो सही, लेकिन अवेलेबल नहीं है, डिलोकलाइज हो गया वो पीछे जाकर, और रहता है डिलोकलाइज ही रहता है। तो जनरली एमाइड को ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये न्यूट्रल होते हैं। ओके, और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, फोर्थ होते हैं ये। उसके कुछ फैमिली मेंबर्स को डिस्कस कर ले, ये आपके पास इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते चले जाओ तुम, जैसे एमाइन में कर रहे थे, इस तरह इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाएंगे। तो एमाइड अगर तुम्हें बनाना हो, अभी हम कर कर आए हैं ऊपर, तो तुम ले लो एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड ले लो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ओ Cl, अमोनिया से कराओ, तो ये HCl रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, एंड फाइनली ये जो NH2 है ये यहाँ आकर अटैच हो जाएगा। दिस इज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ऑल्सो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो यूं भी आप एमाइड को प्रिपेयर कर सकते हो थ्रू एसाइल क्लोराइड। ओके, अमोनिया से करवा लो या एमाइन से करा लो, द सेम थिंग,
द सेम थिंग, देखो ये भी एमाइड है, ये भी एमाइड है। तो बेसिक इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये होता है, एमाइड का जो बेसिक फंक्शनल ग्रुप है ना वो ये है। जबकि एमाइन का क्या था, उसमें कार्बोनाइल नहीं होता, ये कंफ्यूजिंग है। एमाइन में देयर इज नो कार्बोनाइल, जबकि एमाइड में देयर इज कार्बोनाइल, रिमेंबर दिस इज द पॉइंट। ओके, जबकि एमाइड में देयर इज कार्बोनाइल एंड एमाइन में देयर इज नो कार्बोनाइल। ओके, अच्छा, अब ये एमाइड बन गया, अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो आप। हाइड्रोलिसिस दो तरह की होती है, एक एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है, एक बेसिक हाइड्रोलिसिस होती है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट हाइड्रोलिसिस में, रिमेंबर। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। तो भैया आपने एमाइड लिया, वाटर से रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो बेटा होता क्या है कि यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ और कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, तो वाटर का OH बेसिकली यहाँ पर आकर लगा है। इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पार्ट पर वाटर का कौन सा पार्ट अटैक होगा, OH-, और इस वाले पार्ट पर वाटर का H+ आकर लगेगा। फर्स्टली ये अमोनिया बनेगा, लेकिन जब अमोनिया बन गया तो चूंकि एसिडिक इन्वायरमेंट है तो वो अमोनिया फौरन से कन्वर्ट हो जाएगा NH4+ में। तो फाइनली आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो ये प्रोडक्ट है, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट। पूछता है ना अक्सर कि बाय प्रोडक्ट क्या बनेगी, तो NH4+ बनेगा। इसी तरह से बेसिक हाइड्रोलिसिस भी होती है, बिल्कुल सेम क्राइटेरिया, जैसे ऊपर किया वैसे नीचे किया, बस अमोनिया अमोनिया ही रहेगा क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट तो है नहीं। अमोनिया तो खुद बेस है, उसको तो बेचारा भूखा है H+ का, उसको तो नजर आएगा, वो तो पागल हो जाएगा, वो तो उससे रिएक्ट करेगा, NH4+ उसको बनाना है, उसकी मजबूरी है। बात समझ रहे हो, उसकी तो मजबूरी है, वो तो बनाएगा मतलब NH4+, लेकिन यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं है। ओके, अच्छा जी, मैंने रिडक्शन दोबारा करवाई हुई है एमाइड की, तो इसको देख लो एक दफा दोबारा से। वही LiOH4 यूज किया है, तो एमाइड एमाइन बन गया, सो एमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमाइन, राइट। ओके, फिर एक और नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पीशी है, दैट इज कॉल्ड अमीनो एसिड। सो अमीनो एसिड में भी नाइट्रोजन है। तो बेटा अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो इसमें आपके पास एक एमाइन है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, सो दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं इसके अंदर, राइट। एक अमाइन, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये तो न्यूट्रल होना चाहिए, ओवरऑल न्यूट्रल है ये, क्योंकि एसिडिक ग्रुप भी या बेसिक पार्ट भी है इसमें, तो ये न्यूट्रल ही होते हैं। अमीनो एसिड न्यूट्रल ही होते हैं, याद रखिएगा ये बात, न्यूट्रल ही होते हैं। और दूसरी बात ये कि जो अमीनो एसिड का सेंट्रल कार्बन होता है वो कायरल सेंटर होता है, क्योंकि बेटा उसमें तो कार्बन के अक्रॉस चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। कैसे, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो चारों जब डिफरेंट है तो कार्बन कायरल कार्बन क्या होता था भाई, sp3 कार्बन विद द 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड, तो ये भी कायरल सेंटर है आपका, है ना। अच्छा, जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना बेटा, वो मतलब ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, याद रखिएगा ये बात। अमीनो एसिड जो है वो ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब नेचुरल है ये, मतलब ऐसा नहीं, नेचुरल है ये, एग्जिस्ट ही ज्विटर आयन की फॉर्म में करता है, और ओवरऑल न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके दोनों चार्जेस हैं। बेसिकली होता ये है कि वो अपना प्रोटॉन खुद ही ट्रांसफर करता है, ऑटो ट्रांसफर करता है प्रोटॉन को। तो ये एसिडिक पार्ट इज अ प्रोटॉन डोनर एंड बेसिक पार्ट इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो यहाँ से डोनेट हुआ, यहाँ एक्सेप्ट हुआ। बात समझ रहे हो, तो घर ही घर में काम शुरू हो गया, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो NH2 NH3 बन गया, और पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिया, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और ये जो C OOH था, ये C नेगेटिव बन गया, तो खुद ब खुद अपनी आयोनिक स्टेट में आ गया। और जब कभी भी ज्विटर यानी अमीनो एसिड के साथ कुछ ऐसा हो, सो दिस इज कॉल्ड द ज्विटर आयन। ओके, और वो पीएच जिस पर ये ज्विटर आयन एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, दैट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। द pH at which Zwitter ion exists is called isoelectric point. Okay, okay.
ओके, पीएच इज इक्वल टू 7 पर इसका क्या स्ट्रक्चर है? तो ये न्यूट्रल है, पीएच 7 पर न्यूट्रल है। और अगर आपने इसकी पीएच इंक्रीज कर दी, ग्रेटर देन 7 कर दी, बेसिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया, मतलब ओएच को इंक्रीज कर दिया, तो ओएच तो अटैक करेगा। ओएच नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव पे सेंटर पे अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया इसने, क्योंकि ये इससे एच ले लिया। लेकिन ये एज इट इज रहा, ये एज इट इज रहा। ओके, इसी तरह से तुमने लेस देन पीएच 7 कर दी, तो क्या होगा? एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, इट विल अटैक ऑन द नेगेटिव साइड, ये सी डबल ओ एच बन गया, एंड दिस पॉजिटिव पार्ट रिमेन द सेम। तो ये तीन कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, ये आपसे पूछेगा बार बार। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एलानीन at pH is equal to 2, draw the structure of aspartic acid at pH is equal to 9। इस तरह से पूछता है, और आपको पता होना चाहिए कि इस pH पर क्या चेंजिंग आती है। ओके, ये कुछ वैल्यूज आपको दी होती है डाटा बुकलेट में, कुछ मतलब कि आर ग्रुप्स के स्ट्रक्चर्स आपको प्रोवाइडेड है, क्योंकि अमीनो एसिड में ये आर एक जनरल वो है। तो आर कैन बी, यू नो, R can be CH3, R can be this, 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 can be this। बात समझ रहे हो? तो अगर आर सी एच थ्री हुआ तो दैट वुड बी कॉल्ड एलानीन, अगर आर ये हुआ दैट वुड बी कॉल्ड एस्पार्टिक एसिड, अगर आर ये हुआ दैट वुड बी कॉल्ड ग्लूटामिक एसिड, अगर आर ये हुआ दैट वुड बी कॉल्ड फिनाइल एलानीन। तो बेसिकली मतलब डिपेंड्स ऑन द आर ग्रुप। ओके, तो वो आपके पास अमीनो एसिड का नाम फिर चेंज होता जाएगा। सेट हो गया? ओके, तो चूंकि एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर इन दोनों के पास है, दोनों कैरेक्टर है इसके पास, तो भाई इसको तो इट शुड रिएक्ट विद एसिड, इट शुड रिएक्ट विद बेस। तो हमने वो रिएक्शन बताया, करवा के दिखाया कि देखो ये एसिड से भी कर रहा है, बेस से भी कर रहा है। एसिड से जब करेगा तो एसिड विल अटैक ऑन द बेसिक पार्ट, तो ये इसका बेसिक पार्ट है, ये बेसिक पार्ट है। और ये एसिडिक पार्ट है। ओके, तो चूंकि ये बेस है ना, ये एसिडिक पार्ट पे अटैक करेगा और उसको सॉल्ट बना देगा, ये भी सॉल्ट बना। तो डुअल बिहेवियर है इसके पास, डुअल बिहेवियर है, एसिडिक भी है और बेसिक बिहेवियर भी है। तो एसिडिक बिहेवियर का मतलब ये है कि वो इट शुड रिएक्ट विद बेस, और उसने किया भी है रिएक्शन। और बेसिक बिहेवियर का मतलब इट शुड रिएक्ट विद एसिड, तो ये शो कर रहा है कि ये एज अ बेस बिहेव कर रहा है, और ये शो कर रहा है कि एज एन एसिड बिहेव कर रहा है। ओके, इसी तरह से ये कपलिंग रिएक्शन भी करते हैं, मतलब कि ये कंडेंसेशन रिएक्शन भी करते हैं, मतलब कि आपके अमीनो एसिड्स, लाइक लेट्स सपोज एलानीन इज गोइंग टू रिएक्ट विद सीरीन। तो ये मैंने एलानीन का स्ट्रक्चर बनाया, ये आर ग्रुप मैंने देखा है डाटा बुकलेट से, क्योंकि अगर आर सी एच थ्री हो, आप देख सकते हैं, अगर आर सी एच थ्री हो तो दैट इज कॉल्ड एलानीन, दैट इज कॉल्ड एलानीन। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आर आपका सी एच थ्री हो, अगर आर आपका सी एच थ्री हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि दैट इज कॉल्ड द एलानीन। तो मैंने एलानीन का स्ट्रक्चर बना दिया, एंड सेम गोज विद द सीरीन, मैंने सीरीन का भी आर ग्रुप वहां से देख के यहाँ लिख दिया। ओके, अच्छा अब हुआ क्या कि ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि ये बनाएंगे एमाइड लिंकेज। ये क्या बनाएंगे? दिस इज द एमाइड लिंकेज, दिस इज कॉल्ड एमाइड लिंकेज, एमाइड लिंकेज। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, वाटर रिमूव हो गया, एंड ये दोनों आकर अटैच हो गए, सिंपल। मैं इसको एक काम करता हूँ, H लिख देता हूँ, और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कुछ इस तरह से कि इसका OH जाएगा और इसका H जाएगा, एंड फाइनली द वाटर इज रिमूव्ड एंड दे आर अटैच्ड। तो हम आपको एलानीन सीरीन दे दिया, मैं आपको तीन अमीनो एसिड दे दूं, कहूँ कि इनको कंबाइन कराओ, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई मसला नहीं।
यू कैन कंबाइन, चाहे कितने भी हो, वाटर रिलीज कर देना बस तुम, एमाइड लिंकेज बना देना बस, दैट्स इट, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। ओके। तो बेटा इस तरह से है, मतलब दैट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ओके। देन फिर हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस है। Then we will see electrophoresis in analytical with the analytical techniques, right? Okay ji, thank you.